Good morning, students. Today our topic is the end of bipolarity. The end of bipolarity. द्विध्रुवीयता का अंत. अब हम बात कर रहे हैं द्विध्रुवीय क्या है. What is the meaning of bipolarity? Our world economy between 45 after the Second World War and 1991 before the disintegration of USSR. ये जो हमारा टाइम है 1945 से लेकर 1991 तक, ये जो टाइम पीरियड हमारा है इसको हम बोलते हैं बिपोलैरिटी, द्विध्रुवीयता. जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा द कोल्ड वॉर एरा, उसमें क्या था, द कोल्ड वॉर एरा में 1945 से 1991 तक का टाइम था कि इस दौरान कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में का इफेक्ट जो न्यूली इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर पड़ा, या हम बात करते हैं कि कितना असर इसका दोनों शक्तियां, दो महाशक्तियां, जैसा कि हमें पहले भी पता था, हमने आपको बताया भी है कि यूएसए एंड यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये जो दो कंट्री हमारे हैं, जो दो मेन शक्तियां हैं, दो ध्रुवीय, द्विध्रुवीय मतलब बिपोलैरिटी की जो पावर है, वो दोनों पावर इन दोनों के बीच में बटी हुई है. ये अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा है, जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, या हम बात कर रहे हैं जो इकोनॉमिकल ऑर्डर है उसको ये इंक्रीज कर रहा है. ये अपने आप को, वर्ल्ड बैंक है चाहे आईएमएफ है, उसमें ये अपनी सहभागिता को बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ यूएसए, दोनों एक दूसरे की विपरीत विचारधारा की. इसको हम अगर नाम देते हैं, ये कैपिटलिज्म फर्स्ट वर्ल्ड एंड सोशलिज्म सेकंड. हम पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, प्रथम विश्व यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड, जिसमें जितने भी हैं जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सारे इसमें आते थे और इसी के आसपास. अब इसमें हम एंड ऑफ बिपोलैरिटी में हम क्या चीज पढ़ेंगे कि जैसे जैसे 1945 से लेकर 1991 तक दोनों अपनी अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं. कुछ दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट भी हुए, चाहे उसको हम क्यूबा, हम मिसाइल क्राइसिस भी बोलते हैं, या इसके अलावा अगर हम बात बोलते हैं कि कंफ्लिक्ट होने का मेन रीजन था कि दोनों ने एक ऐसा इकोनॉमिकल ऑर्डर बनाया कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है लाइक इंडिया, कि इन कंट्रीज के ऊपर कैसे प्रेशर बनाया जाए, कि इन कंट्रीज को कैसे अपने कंट्रोल में किया जाए. ये कोशिश इनके द्वारा की गई कि इन देशों की ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी इनके ऊपर हो ताकि ये अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले जा सके. इसके लिए इन्होंने मेन थ्योरी जो अपनाई वो थी शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी क्या होती है? शॉक थेरेपी होती है कि किसी को इकोनॉमिकल लॉस करना भी, जैसे देखो अपने आप को इंक्रीज करना है, अपनी पावर को अगर इंक्रीज करना है, उसके दो तरीके होते हैं. या तो आप अपने आप को इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ले जाएं, दूसरे देशों के साथ इतने ज्यादा समझौते वगैरह करके उनकी इकोनॉमी टोटली आपके ऊपर डिपेंड हो, या फिर दूसरे को इकोनॉमिकल लॉस आप करवा दो. तो यहां पर वही काम था कि दो मेन, अगर हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमिकल ऑर्डर से रिलेटेड, एक हमारे था वर्ल्ड बैंक जो एक इंटरनेशनल लेवल का है, उसमें अगर हम बात करते हैं हमारे यूएनओ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दूसरा है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष. इन दोनों में एक दूसरा देश, ये दोनों देश शॉक थेरेपी जो पॉलिसी है इसको अपना रहे थे, और इसको अपनाने का मेन रीजन था कि ये दोनों यहां पर अपना पैसा बढ़ा रहे थे.
भाई जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी वर्ल्ड बैंक की डीएमसी मतलब जो डिपेंडेंसी है, जितनी ज्यादा यूएसए के ऊपर होगी, जितनी ज्यादा यूएसएसआर के ऊपर होगी, उतना ही ये पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिकल ऑर्डर को प्रेशराइज कर सकते हैं। इसी प्रकार आईएमएफ का है कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसमें क्या था, और इसका अगर हम मेन रीजन मानते हैं वो है कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर की, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके खुर्शीव जो उसके सेक्रेटरी थे, बाद में ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया भी बने। तो इनके द्वारा जो ये बिपोलैरिटी का जो दौर था 1991 के आसपास, ये काफी बढ़ा रहे थे। लेकिन अब यहां पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जैसा कि आपको पिछले लेसन में जब ये लेसन हमने स्टार्ट किया था कोल्ड वॉर एरा, क्योंकि ये 2-3 चैप्टर इकट्ठे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कि कोल्ड वॉर में हमने पढ़ा टाइम बिटवीन 1945 टू 1991। आज हम जो बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1991 की, कि 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कि यूएसएसआर क्यों ध्वस्त हुआ, यूएसएसआर का जो इतना स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपने आप को बना लिया था, उसकी समाप्ति क्यों हुई। ये मेन रीजन यहां पर है कि इन्होंने, इनकी समाप्ति होने का मेन कारण यही था कि ये जितने भी देश हैं, जो देश यूएसएसआर ग्रुप में आए थे, जो सेकंड वर्ल्ड में अगर हम बात उसको बोलते हैं, जो इसमें आए हुए जितने देश थे, जितने इसके साथ लगे हुए देश थे, उन देशों का विश्वास यूएसएसआर नहीं जीत पाया। इसको दूसरे जो देश है, उन देशों को अब विश्वास नहीं रहा। अब चाहे उसमें बेलारूस है, उसमें यूगोस्लोवाकिया है, उसमें रशिया है, बहुत सारे देश इसमें थे, तो वो देश आपस में अविश्वास दोनों के ऊपर आ गया कि अब एक देश दूसरे देश के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। अगर वो विश्वास नहीं करेगा तो इकट्ठे मिलकर भी काम वो नहीं कर सकते। वो भी इसका एक मेन रीजन था। सेकंड रीजन था कि जो सोशलिस्ट कि इसकी जो इकोनॉमी थी वो सोशलिस्ट थी, एक समाज से रिलेटेड थी, जैसे समाज मतलब कैपिटलिज्म में एक सोशलिज्म। तो सोशलिज्म में जो लोगों को विश्वास था, देशों को तो विश्वास था ही नहीं, उनको तो एक विश्वास की बातें आ गई, लेकिन जो लोगों को विश्वास था वो विश्वास भी इस दौरान यूएसएसआर के ऊपर अब नहीं रहा। उसके बाद एक इंपीरियलिज्म, एक साम्राज्यवाद की विचारधारा कि सभी देश, अगर हम बात करते हैं पूरी हमारी 20th सेंचुरी इसी से प्रभावित रही है, कि यहां पर इंपीरियलिज्म कि अब यहां पर लोग मतलब एक देश अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों को, छोटे देशों को टारगेट बना रहा था, और यहां पर भी यही पॉलिसी अपनाई गई। लेकिन इसमें भी रशिया कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जितने छोटे छोटे देश थे, उन छोटे देशों को भी अब रशिया के ऊपर विश्वास नहीं रहा। उनको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं रशिया उनको भी अपने कंट्रोल में ना कर ले। या अगर हम बात करते हैं कि दो देशों की आपसी टक्कर में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब बिपोलैरिटी स्टार्ट हो गई थी, कोल्ड वॉर जब हो रहा था, ऐसी सिचुएशन में भारत ने नया एक रास्ता अपनाया, जिसको नाम हमने दिया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत ने, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो भारत ने अडॉप्ट किया, उसका भी मेन पर्पज यही था, क्योंकि भारत अब स्वतंत्र था, लेकिन जो देश इनके साथ जुड़ गए थे, जो रशिया के साथ जुड़ गए वो अमेरिका के विरोधी हो गए, जो अमेरिका के साथ जुड़ गए वो रशिया के विरोधी हो गए। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए अब देश इंडिपेंडेंट पॉलिसी, अर्थात अगर हम बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो भारत ने चलाया था, उसके साथ में अब देश ज्यादा से ज्यादा जुड़ते चले गए, जिसके कारण अब रशिया के ऊपर उनको विश्वास नहीं रहा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सोशलिस्ट जो रिवॉल्यूशन हुई थी, समाजवादी क्रांति हुई थी जो 1917, वहां से जो दौर शुरू हुआ वो 1991 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके जो खुर्शीव के नेतृत्व में, उस दौरान डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की यूएसएसआर के विघटन के साथ वो सारी चीजें समाप्त हो गई। जो नए नए दौर, नए नए युग जो शुरू हुए थे वो यहाँ पे समाप्त हो गए। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसको एक गैरेज सेल का नाम भी देते हैं, अर्थात यहाँ पर जो 90% जो इंडस्ट्रीज थी, उन इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में दे दिया। इसको गैरेज सेल बोलते हैं कि बड़े बड़े उद्योग
जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो रसिया सेल आउट करने लगा। अब जो इंडस्ट्रीज हैं पूरी रसिया को या रसिया से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी इसके फ्रेंडली जो कंट्रीज हैं उनको जो प्रोवाइड करवाता था, अब उनको 90% शेयर प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया। या अब दूसरे देशों को ये लगने लगा कि रसिया भी कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की ओर चल रहा है, पूंजीवाद की तरफ चल रहा है। अब वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर हावी होने लगा। तो एक सोशलिज्म की अगर हम बात करते हैं उससे पीछे अब रसिया हट गया है। तो ऐसी कारण भी अगर हम बात करते हैं डिस्टिंग्रेशन का एक मेन रीजन ये रहा। और इसके अलावा जो मिखाइल गोर्बाचेव इन्होंने कुछ यूएसएसआर को एक नया नाम इन्होंने दिया। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं तो वो अब डेमोक्रेटिक ऑर्डर और जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसके ऊपर स्ट्राइक करने लगे। और यहाँ पर द एंड ऑफ बिपोलैरिटी, द्विध्रुवीयता का अंत। अब एक सिंगल कंट्री, अब आगे आ जाएगा यूएस हेगेमनी कि अब यूएस अकेला नेतृत्व करेगा पूरे वर्ल्ड का। भाई यहां पर हमें एक चीज क्लियर हमारी है कि 1945 टू 1991 कोल्ड वॉर चला। 1991 में अगर हम बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इसका विघटन हो गया। और इसके विघटन होने के बाद अब एक मेन महाशक्ति बची यूएसए। तो यूएसए एक महाशक्ति बचने के बाद की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे कंट्रीज इनके ऊपर डिपेंड होने लगे, अमेरिका के ऊपर डिपेंड होने लगे। और इसके बाद न्यू इमर्जिंग कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं और न्यू इमर्जिंग कंट्रीज और न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, इमर्जिंग कंट्री तो इसको हम नहीं बोलेंगे, न्यू जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसको अफेक्टेड करने वाले बहुत सारे कंट्रीज आए, जिसमें चाइना आया, जिसमें इंडिया आया। और बहुत सारे कंट्री ऐसे थे जिन्होंने उद्योग के मामलों में या इंडस्ट्रीज के मामले में अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।